नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी क्या कोई कंट्रोल कर सकता है इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं गोल्ड से रिलेटेड और सिल्वर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें क्या होता है ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं कभी निगेटिव पॉइंट्स की चर्चा नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आज जो है थोड़ा सा ये जो वीडियो है निगेटिव पॉइंट्स की तरफ जो है आप लोगों को इशारा करता है और आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखूंगा जिससे आप लोगों को भी ये क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस जो है वो भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी जो है कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अगर आपने आज मान के चलिए 50,000 रुपए के शेयर खरीदे, तो 50,000 रुपए के अगर आप लोगों ने शेयर खरीदे तो उसके पैसे क्या आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उसके पास पहुंचे हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब ये है दोस्तों कि वो पैसे पहुंचे हैं जिससे आपने शेयर खरीदे हैं। अब जिसने बेचे होंगे उसको वो पैसे चले गए, तो फिर कंपनी को वो पैसे कहाँ गए? कंपनी के पैसे कहाँ गए? तो कंपनी के पैसे वही एक बार जो कंपनी को मिलते हैं वो मिलते हैं जब वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तब। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बार आईपीओ कंपनी ने लॉन्च कर दिया, फिर शेयर जो है अपने आप ही एक दूसरे से जो है कॉम्पीट करते रहते हैं। कभी शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, कभी शेयर के प्राइस कम होते हैं। तो इस तरीके से जो है शेयर मार्केट काम करता है। तो शेयर मार्केट क्या हुआ? शेयर मार्केट हुआ सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट किसी से जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे तो नहीं लिया है, या फिर जो कोई मतलब मान के चलिए प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसका असली मालिक नहीं है, वो बस उस चीज को होल्ड किए हुए है और दूसरा जो कोई और है वो उससे बाई कर रहा है, यानी कि दूसरा कस्टमर उससे बाई कर रहा है। तो ये तो हुआ दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट को जो है कंट्रोल कौन करता है। अब शेयर मार्केट को जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके अलावा जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं, इसका जो है 40% मार्केट दुनिया भर का जो है इन लोग ही जो है होल्ड करते हैं। यानी कि अगर मार्केट में मान के चले 100 शेयर है तो उसमें से 40 शेयर जो है इन लोग कंट्रोल करते हैं और इन लोग उसके मालिक होते हैं। इसके अलावा जो रईस लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने जो शेयर मार्केट में पैसा डालकर रखा हुआ है, वो लोग भी जो है इसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि इस पे जो है 40% जो दबदबा है उन लोगों का है जो बहुत बड़े हैं या फिर बहुत कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं या फिर बहुत पहुंची हुई हस्ती है। अब बचते हैं बाकी 60% लोग। तो ये जो 60% लोग हैं जो ये आपस में ट्रेड करते रहते हैं। अब इसकी वजह से शेयर मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन ये जो 40% लोग हैं ये अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, ये रोज ट्रेड नहीं करते। इन्होंने एक बार अगर पैसा लगा दिया तो लॉन्ग टाइम तक लगा के रखते हैं ताकि जो है मार्केट में और जो है ग्रोथ आती जाए। लेकिन अगर मान के चलिए मार्केट में डी ग्रोथ आती है, अगर मार्केट गिरता है, तो सबसे ज्यादा लॉस किनका होगा? इन 40% लोगों का होगा, क्योंकि ये अगर पैसा पूरा भी निकाल ले तो जाके ये पैसा लगाएंगे कहाँ पे या फिर ये कमाएंगे कहाँ से? तो इसके लिए जो है दोस्तों इन लोग क्या करते हैं, इन लोग कहीं ना कहीं अन्य चीजों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान के चलिए म्यूचुअल फंड हो गए, एसआईपी हो गई, ईटीएफ हो गए, डिजिटल गोल्ड हो गया, ये कौन होल्ड करता है? यानी कि आप तो बाई कर लेते हो, ये आपके पास एक पेपर के रूप में आ गया। इसके अलावा यही जो कंपनी है या फिर यही जो फाइनेंशियल सर्विसेज है या फिर यही कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, यही तो इसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप किसी से डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो डिजिटल गोल्ड है एक वॉलेट में रखा हुआ। अब वो वॉलेट कहाँ है? वो वॉलेट किसी कंपनी के पास में है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो आप किसी भी एक चीज को मत मानिएगा। तो ये म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ हम लोग जो भी करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है मान के चलिए किसी बैंक का है, अब उसी बैंक ने किसी ना किसी शेयर में या फिर किसी ना किसी कंपनी में पैसा लगा के रखा है, तो वो कंपनी नहीं चाहेगी कि जो है उसका शेयर थोड़ा सा भी डाउन हो। तो उसका शेयर डाउन ना हो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये करना पड़ेगा कि जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, उसके प्राइसेस बढ़ने नहीं देने पड़ेंगे। तो वो बैंक क्या करेगी? जो आपके ईटीएफ है उस बैंक ने जो आपका उसी बैंक का वही कंपनी होगी ना जिन्होंने ईटीएफ इशू किए हैं, तो ईटीएफ का आपका पैसा है, डिजिटल गोल्ड का पैसा है, वो जो है कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से जो है सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं म्यूचुअल फंड को लेके या एसआईपी को लेके, कभी कभी तो मैंने ये भी सुना है कि 500 रुपए की आप महीने की एसआईपी कीजिए और 1 करोड़ रुपए के मालिक बनिए। कब बनिए? 25 साल बाद।
25 साल बाद में 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनका धंधा ही वही है कि आप लोगों को बताना है गलत कि 1 करोड़ रुपया आप जो है 25 साल बाद बना लेंगे अगर महीने का 500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन भाई 500 रुपये महीना अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो मिनिमम हम लोगों को 5 साल तक उसमें से हम लोग निकल नहीं सकते, क्योंकि 5 साल पहले अगर हम लोग उसमें से निकलेंगे, अगर हमने एसआईपी की है और 5 साल पहले उसको तोड़ा है तो हमारा हमेशा के लिए लॉस ही होगा। अभी फिलहाल कुछ लोग जो है ये 2-3 साल के रिटर्न दिखा रहे हैं, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, इसके लिए एसआईपी के रिटर्न अच्छा है। तो ये जो 2-3 साल के रिटर्न है ये दिखा दिखा के लोगों से एसआईपी करवा रहे हैं, लेकिन 5 साल से पहले तो वो तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो कम से कम 7-8% लॉस में रहेंगे, क्योंकि कोई भी एसआईपी जो है वो 5 साल से अगर कम में अगर आप लोग तोड़ते हो तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, उसका जो ग्रोथ है 5 साल के बाद में ही शुरू होता है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो मार्केट है ये पूरा जो है सेकेंडरी मार्केट की तरफ इन लोगों ने मोड़ दिया है। अब जब गोल्ड की बात आती है तब इन लोग क्या कहते हैं कि गोल्ड को जो है आपके जो पोर्टफोलियो है उसका 15% तक जो है आप लोगों ने गोल्ड में रखना चाहिए या सिल्वर में रखना चाहिए। भाई 15% क्यों रखना चाहिए? रियल मनी क्या है, जो प्राइमरी चीज है वो ज्यादा होनी चाहिए कि जो सेकेंडरी चीज है वो ज्यादा होनी चाहिए? एक मार्केट है जो लोग आपस में ही तय कर लेते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसमें आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखने के लिए बोल रहे हैं। और जो चीज बेस है, मतलब बेसिक है किसी भी चीज का, पैसे हो चाहे कुछ भी हो, रियल मनी क्या है? रियल मनी गोल्ड एंड सिल्वर है। उसको आप बोल रहे हो कि इसको हेज की तरह यूज कीजिए, जब मार्केट गिरेगा तब आप इसको जो है 15% आपको जो ये है ग्रोथ दिलाएगा। तो भाई हम 15% क्यों रखें, पूरा पूरा क्यों नहीं रखें? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकेंडरी मार्केट को ऊपर उठाने के लिए या ऊपर बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा है, या फिर बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है कि जो गोल्ड वगैरह है, सिल्वर है, इन सारी चीजों को अवॉइड कर दिया जा रहा है। अब ये जितने भी लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इसकी सलाह देते हैं, अब ये लोग आके ये नहीं कहने वाले हैं कि अगले साल जो है आर्थिक मंदी आने वाली है तो आपका पैसा डूब भी सकता है, आप थोड़ा सा कंट्रोल में निवेश कीजिए फिलहाल, हो सकता है 6 महीने के बाद में जब मार्केट गिरना शुरू हो तब आप लोग जो है शेयर बाई कीजिए। तब इन लोग नहीं बोलेंगे। इन लोग आपको कब बोलेंगे? जब मार्केट स्टेबल रहेगा, जब हर तरफ हरियाली होगी, उस समय पे इन लोग जो है शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि शेयर मार्केट गलत चीज है या फिर शेयर मार्केट जो है बेकार चीज है या अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैं भी अपना जो है कुछ जो परसेंट इन्वेस्ट करना है वो उसमें भी करता हूँ, लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट से ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर है। और एक दिन क्या होगा, एक दिन यही होगा जो पिछले 10 साल पहले हुआ था, यानी कि 2002 के आसपास, 2003 के आसपास, 2012 के आसपास, 2008 के आसपास, उसके बाद में 1992 के आसपास, 1980 के बाद में जो सिल्वर का एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि एक दो भाइयों ने मिलके पूरा सिल्वर अमेरिका का अपने पास में भर लिया था। फिर लास्ट में क्या हुआ, एक हद तक जो है इन लोग कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी चीजों को, उसके बाद में जो है चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो गोल्ड और सिल्वर एकदम स्पीड में भागना शुरू हो जाएंगे, फिर किसी के पकड़ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों का एक ये सवाल हो सकता है कि भाई इतना ज्ञान तो आपने दे दिया, अब इसमें आप कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर को हम लोग इन्फ्लेशन हेज की तरह यूज ना करके, क्योंकि क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोई भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है। अब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को बढ़ाना होगा और डिमांड को कम करना होगा। लेकिन अमेरिका ने कल जो है फेड रिजर्व के जो है आउटपुट दिए कि फेड रिजर्व जो है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, जो उनके बैंक्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। तो इससे क्या होगा, बैंकों के इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि बैंक के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग क्या सामान खरीदना बंद कर देंगे? क्योंकि जो उनकी जरूरतें है वो चीजें तो लोग खरीदेंगे। तो इसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कम आ रहे हैं, डॉलर थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कि सप्लाई बढ़ाना, उस चीज के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, अमेरिका में एक आर्थिक मंदी आएगी और उस आर्थिक मंदी का प्रभाव जो है ये शेयर मार्केट पे पड़ेगा, और शेयर मार्केट पे ये जो प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस सडनली बढ़ जाएंगे। फिर ये जो प्राइस सडनली बढ़ जाएंगे तो जो प्राइसेस नॉर्मली रेगुलरली बढ़ते रहने चाहिए वो एक साथ बढ़ जाएंगे। इसके लिए मेरा ये कहना है आप लोगों से
कि ये जो है आप गोल्ड में धीरे 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 करके जो है अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट शुरू रखिए। और ये जो लोग आप लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आपका जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में होना चाहिए और 15% 10% अपने पोर्टफोलियो का जो है आप गोल्ड या सिल्वर में लगाइए, तो ये एकदम गलत कहते हैं मेरे हिसाब से। आप लोग जो है 50% तक अपना इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड एंड सिल्वर में रखें, ऐसी मैं आप लोगों को सलाह देता हूं। तो दोस्तों ये तो थी आज की मैंने जो चर्चा करने की कोशिश की कि शेयर मार्केट या फिर गोल्ड या सिल्वर, इसमें से बेटर क्या है। गोल्ड और सिल्वर को आप लोग कितना भी कंट्रोल करना चाहे या कोई भी कितना भी कंट्रोल करना चाहे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, क्योंकि अल्टीमेटली उसके सोर्सेस उतने ही हैं जितना गोल्ड जो है पूरी दुनिया में है। अगर पूरी दुनिया का गोल्ड एक जगह पे रख दिया जाए तो 3 स्विमिंग पूल जो है ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल होते हैं, उतना ही जो गोल्ड है दुनिया में है। उसके अलावा दुनिया में कोई गोल्ड नहीं है। तो गोल्ड के प्राइजेस हमेशा बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। लेकिन शेयर मार्केट जो है सेकेंडरी चीज है, वो प्राइमरी चीज नहीं है। तो उसमें जो है रिस्क फैक्टर भी होते हैं। तो आप लोगों को सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद में, सारी चीजें समझने के बाद में ही जो है शेयर मार्केट जैसी चीजों में घुसना चाहिए। और इन जैसे लोगों से जो है थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जो हमेशा आप लोगों को इस टाइप की सलाह देते हैं। और टाइम पे जब अभी इन्फ्लेशन आने वाला है, सबको पता है, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, सबने कह दिया, लेकिन इन लोग आके एक आध वीडियो ऐसा नहीं बनाएंगे कि अभी जो है आप लोग अपना जो है एक क्लोज कर दीजिए पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, थोड़े टाइम के लिए इसको गोल्ड में रखिए, जब मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा तब धीरे धीरे करके शेयर बाय कीजिए। ये आप लोगों को कभी नहीं समझाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था। अब दोस्तों आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या भाई गोल्ड में अभी भी इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर में जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों को हमेशा रेगुलर बाइंग करती रहनी चाहिए, और इसमें जो है प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और आपका कोई जेन्युइन सवाल या फिर जेन्युइन सलाह हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।